नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर 15 सितंबर तक अंतिम फैसला होगा। इसके बाद चुनावी यात्रा और प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे के मुद्दे पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला एनडीए गठबंधन के भीतर सहमति से होगा और इसके बाद ही चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सबके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीट बंटवारे के साथ ही यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। सैनी ने बताया कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, वीआईपी पार्टी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेगी और पूरे राज्य में प्रचार अभियान को और तेज करेगी। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कॉलेज से पढ़ाई कर लौट रही 19 साल की छात्रा का दबंगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। छात्रा के पिता ने जब विरोध किया तो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और भागते वक्त गाड़ी का पहिया उनके पैर पर चढ़ा दिया गया। इस दौरान उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहा है। पीड़ित पिता का आरोप है कि जब वे तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उनकी लिखी शिकायत को फाड़ दिया और अपनी मर्जी की तहरीर लिखकर जबरन उन पर हस्ताक्षर करा दिए। प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हो और अभियान चला रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इस घटना से साफ दिखाई देती है। खुलेआम छात्रा का अपहरण, पिता को कुचलने की कोशिश और फिर पुलिस की लापरवाही ने खाकी की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी पुलिस की फाइलों में दब कर रह जाएगा। हापुड़ तहसील क्षेत्र के शिवगढ़ी स्थित एक प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक स्वयं बच्चों को झाड़ू थमा रहे हैं और पूरे स्कूल ग्राउंड की सफाई करवा रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लिए स्कूल प्रांगण की सफाई कर रहे हैं, जबकि यह जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की होती है। वहीं इस दौरान शिक्षक उन्हें निर्देश देते नजर आ रहे हैं। अब बात महाराजगंज की, जहां नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सख्ती बढ़ाए जाने के चलते आज स्कूली बच्चों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत नेपाल सीमा पर नेपाली वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसके चलते नेपाल से भारत पढ़ने आने वाले बच्चों को पैदल ही सीमा पार कर स्कूल जाना पड़ा। बच्चों के साथ आए परिजन अपनी बाइक सीमा पर ही छोड़कर उन्हें पैदल भारतीय सीमा क्षेत्र में स्कूल तक ले जाते नजर आए। यह स्थिति तब देखने को मिली जब सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल की ओर से आने वाले सभी वाहनों को सीमा से लौटा दिया। हालांकि भारतीय नागरिकों को नेपाल से भारत में प्रवेश में आसानी दी गई, लेकिन नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका सीधा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो रोजाना सीमा पार करके भारत के स्कूलों में पढ़ने आते हैं। परिजनों का कहना है कि इस तरह की सख्ती से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हर दिन उन्हें पैदल सफर करवाना मुश्किल है।
मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव रठेह के ग्रामीण इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव का मुख्य मार्ग पिछले 1 साल से दलदल और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे गुजरना ग्रामीणों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। रास्ता इतना बदहाल है कि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का चलना दूभर हो गया है। आए दिन लोग इस रास्ते पर फिसल कर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद बैठे हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह रास्ता जानलेवा बन चुका है, क्योंकि दलदल की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता। गांव के 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों ने रास्ते की बदहाली को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि चुनाव के समय सड़क बनवाने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है कि इस दलदल युक्त मार्ग से ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। प्रधान और सचिव को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी गई, कोई जवाब नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हुई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि ये हालात सिर्फ बरसात के दिनों तक सीमित नहीं है, ये हमेशा साल भर ऐसी स्थिति रहती है। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों की दिनचर्या भी प्रभावित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि उन्हें इस बदहाली से राहत मिल सके। प्रतापगढ़ जिले के पूरे केशवराय गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आशीष सिंह वर्तमान में आजमगढ़ जिले में तैनात थे और बीते शनिवार से छुट्टी पर प्रतापगढ़ आए हुए थे। घटना से पहले उनकी पत्नी, जो सुल्तानपुर जिले में मायके में थी, से फोन पर विवाद हुआ था। इसी पारिवारिक तनाव को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। आशीष सिंह आज आजमगढ़ लौटने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कदम उठा लिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सोलर प्लांट से बैटरियां चुराता था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बैटरियां बेचकर मिले 15,220 रुपये नगद और इस वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूल बस भी बरामद की है। मामला रेहरा बाजार थाना क्षेत्र का है। 27 और 28 अगस्त की रात टाटा पावर द्वारा संचालित टीपी रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड लिमिटेड के सोलर पावर प्लांट में चोरी हुई थी। प्लांट के कर्मचारी महेंद्र कुमार ने 29 अगस्त को इसकी शिकायत रेहरा बाजार थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एसपी के अनुसार पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे फुटेज खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। आखिरकार उन्हें सफलता मिली और 6 आरोपियों की पहचान हो गई। इनमें से 5 आरोपी राजू गुप्ता, रामविलास मौर्य, संतोष मौर्य, उदयराज यादव और मनीष वर्मा खरगूपुर थाना क्षेत्र से ये पकड़े गए। इनके खुलासे पर 6ठा आरोपी खुशीराम गौतम, जो कबाड़ी है, वह भी बहराइच से पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने पूरा प्लान बताया। गिरोह का सरगना बबलू मौर्य है और उदयराज यादव है। इन्होंने चोरी से 10 दिन पहले सोलर प्लांट की पूरी रेकी की थी। चोरी की रात चारों लोग स्कूल बस से गोंडा से राजू गुप्ता को लेकर रेहरा बाजार पहुंचे। उन्होंने प्लांट से बैटरियां चुराई और वापस गोंडा चले गए। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक युवक ने खुद को आग लगा ली। घटना से हड़कंप मच गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत गंभीर है। अलीगढ़ के कोतवाली नगर भोजपुरा निवासी योगेंद्र गोस्वामी ने बुधवार दोपहर गौतमपल्ली स्थित समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया और गंभीर अवस्था में
उसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। योगेंद्र का मोहल्ले के रहने वाले 3 सगे भाइयों से 6 लाख रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा है और कार्रवाई न होने से दुखी होकर उन्होंने आत्मदाह का कदम उठाया। एसीपी हजरतगंज विकास ने बताया कि योगेंद्र अपने भाई गुड्डू और परिचित महिला के साथ दोपहर 3:30 बजे पार्टी दफ्तर के सामने पहुंचा। गुड्डू और सपा दफ्तर के अंदर चले गए, जबकि योगेंद्र वहीं रुक गए। 5 मिनट बाद उन्होंने सड़क पर ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा ली। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया और कंबल डाला। सूचना पाकर पास से ही मौजूद गौतमपल्ली थाने की पुलिस भी पहुंची। ई रिक्शा की मदद से गंभीर रूप से झुलसे योगेंद्र को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साड़ा थाना क्षेत्र के जहानाबाद मार्ग पर गोपालपुर के पास एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार दर्जनों छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे थे। संतुलन बिगड़ने के कारण वह सड़क किनारे बस पलट गया, जिससे बस में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बच्चों को बस से बाहर निकाला। इसके साथ ही साड़ा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। कई बच्चों को चोटें आई है, जिन्हें पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत जनपद के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की वल्लभनगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने नाले में एक अज्ञात युवक का शव देखा। सूचना पुलिस को दी गई। सुनगढ़ी प्रभारी पवन कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे। शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है। शव सड़ी गली अवस्था में मिला है, जिससे उसकी पहचान में मुश्किल हो रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। कानपुर के रावतपुर से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां थाने के अंदर मुलजिम में फांसी लगा ली है। थाने के अंदर इस वारदात को लेकर इलाके में सनसनी मच गई है। वारदात के बाद बड़ा सवाल है कि आखिर मुलजिम ने यह फैसला क्यों लिया। फिलहाल वारदात के बाद कई थानों की फोर्स वहां पहुंची है। इस वारदात के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई है। पुलिसकर्मी युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला रावतपुर थाने का बताया जा रहा है। हिंसा से जूझ रहे नेपाल में अब सामान्य स्थिति बहाल होती नजर आ रही है। मंगलवार को नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इसके बाद केपी शर्मा ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी और पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। इसके बाद सेना ने देश की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ली, स्थिति को संभाला। हिंसा कम होने के बाद नेपाल के लिए एक बड़ा संकट अब सामने आ गया है। खाद्यान्न आपूर्ति का संकट शुरू हो सकता है। नेपाल में सरकार न होने की स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में पिछले 3 दिनों में बंद और आगजनी के चलते देश में कालाबाजारी की आशंका है। आम उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुगम और सरल तरीके से नहीं हो रही है। इसी सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसी स्थिति में दैनिक उपभोग की वस्तुओं और खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। नेपाल में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगाने के बाद नेपाली सेना ने देश में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा में कुछ ढील दी है। अमेरिका में कानून का शासन दम तोड़ता नजर आ रहा है। कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क की हत्या के कुछ ही घंटों बाद अब एक स्कूल में 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। यह घटना अमेरिका के डेनवर शहर में एक हाई स्कूल में घटित हुई है, जहां एक छात्र ने अपने 2 सहपाठियों की गोली मार दी और फिर को उसने गोली मार लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी छात्र ने अपने 2 सहपाठियों को गोली मारने के बाद खुद पर भी फायर किया
यह घटना कोलोराडो के एवरग्रीन हाई स्कूल में हुई है, जो डेनवर से लगभग 30 मील पश्चिम रॉकी माउंटेन की तलहटी में स्थित है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी ने एक बयान दिया है। उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब इजरायल ने 2 दिन पहले कतर की राजधानी दोहा और उसके बाद यमन की राजधानी सना पर बड़ा हमला किया। खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देशों को खड़ा होने की सलाह दी है। खामेनेई ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, क्षेत्रीय सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है और वह केवल उन्हें यानी मुस्लिम राष्ट्रों को ज़ायोनिस्ट शासन को बनाए रखने और क्षेत्र में अपने साम्राज्यवादी हितों को सुरक्षित रखने के लिए उसे उपकरण के रूप में देखता है। अमेरिका उसके धन और सैनिक बल का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए करता है। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, राष्ट्रों की एकता, मुस्लिम सरकारों का सहयोग और साम्राज्यवादी उद्देश्यों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने की जरूरत है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये सारी बातें कही है और ऐसे में अब सभी मुस्लिम राष्ट्रों को अमेरिका की चाल समझकर एक साथ खड़े होने की अपील की है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से कट्टरपंथी ताकतें तेजी से हावी होती जा रही है। ढाका यूनिवर्सिटी में हिजाब को अनिवार्य करने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। इस घटना ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ और तालिबान की तर्ज पर बदलते माहौल की ओर इशारा किया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हावी हुए हैं और सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। वायरल वीडियो में ढाका यूनिवर्सिटी क्लासरूम में छात्र और छात्राएं एक साथ हिजाब हिजाब के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। हिजाब के समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पीछे बेंच पर बैठी छात्राएं भी इस मांग में उनका साथ देती नजर आ रही हैं। अमेरिका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को तगड़ा झटका लगा है। घटना से आहत ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की मौत हो गई है। वह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान बोलते समय गर्दन में गोली लगने से घायल हुए थे। ट्रंप ने कहा कि किर्क सभी के पसंदीदा थे, हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। चार्ली किर्क को एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त गोली मार दी गई जब वह स्टेज पर माइक लेकर कुछ बोल रहे थे। इस जघन्य हत्याकांड का दिल दहने वाला वीडियो भी सामने आया है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये बातें लिखी है। उन्होंने यह भी कहा है अपना दुख जताते हुए, मेलानिया और उनकी संवेदनाएं उनकी सुंदर पत्नी एरिका और उनके परिवार के साथ है। चार्ली से वह बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चार्ली की सम्मान में शाम 6 बजे तक अमेरिका में सभी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया गया है। यमन की राजधानी सना में बुधवार को हुए इजरायली सेना के हवाई हमलों में कम से कम 35 हूतियों के मारे जाने की खबर है। 130 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किया गया था। हूती विद्रोही द्वारा संचालित यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 35 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हवाई हमलों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हमला उस समय किया गया जब राजधानी में सामान्य गतिविधियां चल रही थी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने यमन पर यह हमला तब किया जब हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के एक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया था। इजरायल ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानते हुए कड़ी चेतावनी देने की बात कही थी। इजरायल और हूती विद्रोहियों के बीच पहले से ही टकराव की स्थिति है और टकराव एक खतरनाक मोड़ पर जा सकता है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस हिंसा पर चिंता जताई और संयम बरतने की अपील की। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।